हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट केस लॉ से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों ये जो सेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ ये बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड होगा और साथियों इसमें हम केस लॉ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी केस लॉ को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। साथियों अगर लगता है कि इस सेशन का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के लॉ विथ रोनित ये सर्च कर लेंगे, वहाँ पे इसका पीडीएफ एज यूजुअल आपको मिल जाएगा और आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं एज वेल एज आप वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथियों जब हम केस लॉ की बात करते हैं और खास करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉ से रिलेटेड तो जो इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है उन सभी केस लॉ को हम यहाँ पे धीरे धीरे करके डील करेंगे। साथियों जो जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड केस होता है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी केस लॉ होता है, उन सभी केस लॉ को मैं यहाँ पे कंसीडर करने का कोशिश किया हूँ। जो केस हमसे बन सकता था उन सभी केस लॉ को मैंने यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया है। जो पहला केस लॉ मैंने लिया है सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी राम एंड कंपनी का मामला मैंने यहाँ पे टेकअप किया है। साथियों जब आप केस लॉ के साथ कभी भी आप अपने मेन एग्जामिनेशन हो या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो तो आप अपने केस लॉ के साथ अगर आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं तो आपका आंसर और खूबसूरत होता है। साथियों यही कारण है कि जब आप यूपी में अपने मेन एग्जामिनेशन की कॉपी को लिखते हैं और उसके सपोर्ट में केस लॉ लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर के द्वारा उस पर नंबर अच्छा आपको दिया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट केस लिया है सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी राम एंड कंपनी 1954 का ये मामला है। साथियों इस केस में क्या हुआ था, इस केस के थोड़े से फैक्ट को आप जानिए कि क्या इसमें कहा गया था और इसी चीज़ को मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में हिंदी में आप लोगों के लिए लिख करके भी लाया हूँ। देखिए कह रहा है भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार एक विशेष विषय से संबंधित है। ये किस चीज़ से संबंधित है साथियों? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एक विशेष विषय से संबंधित है। भारतीय संविदा अधिनियम अपने विशेष विस्तार के लिए पर्याप्त कानून है। मीन्स कि ये अपने लिए क्या है, अपने लिए ये एप्रोप्रिएट एक कानून है, मीन्स कि अपने लिए पर्याप्त कानून है। ऐसे मामले में अंग्रेजी विधि के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति नहीं है। जहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये अपने आप में सफिशिएंट है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी है अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश लॉ को भी लागू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी राम के केस में कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये साथियों अपने आप में क्या है, पर्याप्त है। देखिए ये वर्ड भी लिखा है कि ये पर्याप्त है और यहाँ पे किसी भी चीज़ की अंग्रेजी विधि की अनुमति, सिद्धांत को लागू करने की अनुमति नहीं होती है। अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय केवल अनुनयी है। जो अंग्रेजी कोर्ट्स के जो न्यायालय आते थे, जो हमारे प्रीवी काउंसिल के जजमेंट आते थे, क्वीन बेंच के जो जजमेंट आते थे, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक रेशियो डिसेंडाई के तरह से काम करते हैं। तो यही चीज़ें इसमें बताया गया सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी राम एंड कंपनी के मामले में। साथियों नेक्स्ट केस लॉ के बारे में हम बात करते हैं। साथियों जो हमारा नेक्स्ट केस लॉ है वो बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल 1973 का ये मामला है और इसी केस के बारे में हम यहाँ पे साथियों बात करने वाले हैं। अब साथियों इस केस के फैक्ट को देखिए, इस केस का फैक्ट क्या कर रहा है। केस के फैक्ट को अगर हम देखते हैं ये बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल 1973 का जो मामला है तो साथियों इसमें कहा जा रहा है उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविदा करने के लिए विधिक संबंध बनाने के आवश्यक होंगे। जो भी आप विधिक संबंध बनाएंगे, अगर मीन्स कि किसी के साथ अगर आप लीगल रिलेशनशिप बनाते हैं, मीन्स कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप करते हैं तो उसमें किस चीज़ का इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी के साथ अगर किसी भी चीज़ को करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं तो इस प्रकार का करना आवश्यक होता है। ये बात कहाँ बताया गया है साथियों? तो ये बात बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल 1973 के मामले में ये बात बता दी गई है। ये जनरली कहीं पे भी इस केस को आप लगा सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं और कहता है कि जनरली आपको 8-10 केस लॉ को आपको अगर ये स्पेसिफिक होकर नहीं कोट करना है कि नहीं ये हम फ्री कंसेंट से रिलेटेड आ रहा है मामला तभी हम इसको कोट करेंगे, ये जनरल ऑफर से आ रहा है तभी हम इसको सेटअप करेंगे इस केस लॉ को, नहीं ऐसा नहीं है। ये जनरली आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिखते रहेंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आंसर में इन केस को कहीं पे भी आप टिका सकते हैं, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास साथियों केस आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है और ये केस लॉ मुझे लग रहा है सभी लोगों के द्वारा पढ़ा गया है। ये जो केस लॉ है साथियों कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉ को देखते हैं साथियों और साथ साथ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं तो ये जनरल ऑफर से रिलेटेड केस होता है और ये बार बार हमारे पास आता है।
किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला। दोस्तों अगर इस मामले को अगर हम आपके साथ मोटा मोटा रखने चाहें तो ये बस इतना ही फैक्ट है इसका। इसमें कहा जा रहा है ऐसे मामले के निर्धारण का जो परीक्षण होता है वो वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव होता है। मीन्स कि ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको क्या किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यह नहीं है कि पक्षकारों के मन में क्या था, मीन्स कि पक्षकार के मन में किस चीज़ को लेकर के कौन सी बातें चल रही थी, इसको यहाँ पे नहीं देखा जाता। इस प्रकार के इंटेंशंस को यहाँ पे नहीं शो किया जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक युक्ति व्यक्ति क्या सोचता है यह अनुमान ने लगाया जा सकता है। मीन्स कि एक रीजनेबल, एक प्रूडेंट मैन के द्वारा किस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, इस प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है। किस केस को देख करके साथियों? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो मामला था, इस मामले को देखते हुए। देखिए साथियों, अगर इसमें और भी थोड़ी सी मैं बात आपको बताना चाहूँगा तो जो इस प्रकार के मामले आते हैं, मीन्स की जो प्रतिग्रहण की संसूचना से रिलेटेड, मीन्स की कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड अगर इस प्रकार के मामले आते हैं तो ये बिना शर्त के पालन ही पर्याप्त स्वीकृति है। मीन्स की अगर कह दिया गया, इस केस में क्या कहा गया था, मीन्स की एक कार्बोलिक नामक कंपनी थी, उन्होंने इन्फ्लुएंजा का एक दवा बनाया था और कहा था कि मेरा ये जो दवा है ये मेरे बताए हुए डिस्क्रिप्शन पे अगर कोई भी व्यक्ति खा लेता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये किसका दावा था? ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ये दावा था। तो कार्लिल नामक महिला ने इस दवा को लिया और अपनी आंटी को खिलाया, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या किया था, ये जो कार्लिल नामक महिला थी अपने आंटी को दवा खिलाई थी, लेकिन इसकी आंटी को क्या हो गया, फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो इन्होंने कंपनी के खिलाफ कंप्लेन दायर किया कि आपने बताया था कि जो मैं दवा बनाया हूँ ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, अगर ये जो दवा है आप अगर इस दवा को खा लेते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको कभी इन्फ्लुएंजा होगा ही नहीं। अगर हो भी जाता है इन्फ्लुएंजा तो मैं आपको अलायंस बैंक वहाँ पे था उस ज़माने में, कब का ये केस है, 1893 का केस है। मीन्स कि उस समय अलायंस बैंक में इन्होंने 1000 पाउंड भी जमा करा के रखा था कि अगर मेरे बताए हुए मार्गदर्शन में लोग दवा खाते हैं और दवा खाने के बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो मैं उनको 1000 पाउंड एज अ रिवार्ड उनको दूंगा। तो ये जो कार्लिल नामक महिला थी ये 1000 रिवार्ड के लिए इनके ऊपर केस कर दिया। अब कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी लगा परेशान होने, कहा कि हमने तो इस प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनसे किया ही नहीं था, स्पेसिफिक होकर किसी भी प्रकार का मैंने कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ ही नहीं था इनके साथ। तो जो कोर्ट था, कोर्ट का नहीं, आपने ये जनरल ऑफर दिया था कि हाँ जो भी कोई भी व्यक्ति इस दवा को लेकर के खा रहा है और मेरे बताए हुए रूल के अकॉर्डिंग खा रहा है, अगर उसको हो जा रहा है, अगर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा। और आप अपने इच्छा को लेकर के बहुत ही दृढ़ संकल्पित थे, इसीलिए आपने क्या किया, अलायंस नामक बैंक में आपने 1000 पाउंड ऑलरेडी जमा कर दिया और महिला को क्या मिल गया, महिला को उसका लाभ मिला, 1000 पाउंड का इसको धनराशि मिला, क्योंकि इन्होंने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के अकॉर्डिंग दवा खरीदा था और अपने चाची को खिलाया था, अपने आंटी को खिलाया था, लेकिन इनकी आंटी को फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो दोस्तों ये जो केस है आपके लिए इंपॉर्टेंट केस है, इसका थोड़ा सा फैक्ट भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने फैक्ट को भी यहाँ पे अच्छे से डील किया। क्योंकि साथियों जब आप फैक्ट को जानते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन अगर आप लिखते हैं मेन एग्जामिनेशन में अपने आंसर को, वो तो और बेहतर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बना मुरारी लाल का मामला है जो कि 1971 का मामला है। अब इस मामले में इस केस में क्या कहा गया है साथियों, इस केस में कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 299 क्लॉज 1 में उपबंध अज्ञापक है। मीन्स कि ये जो 299 क्लॉज 1 में उपबंध जो अज्ञापक है जो बताया गया है ये किससे रिलेटेड है। जब साथियों आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलते हैं और उसमें आर्टिकल नंबर 299 सब क्लॉज 1 देखते हैं तो वहाँ पे देता है साथियों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर कोई भी सेंट्रल लेवल पे किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो साथियों वहाँ पे प्रेसिडेंट महोदय को रिप्रेजेंट करके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किया जाता है कि हाँ हम प्रेसिडेंट महोदय को रिप्रेजेंट करके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो साथियों इसी के अकॉर्डिंग जब किसी भी स्टेट में आर्टिकल नंबर 299 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टेट में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो रिप्रेजेंट वहाँ पे किसको किया जाता है, वहाँ पे गवर्नर जो हमारा हेड होता है, गवर्नर को हम लोग रिप्रेजेंट करके किसी भी चीज़ को हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद 299 सब 1 में उपबंध अज्ञापक है, यदि संविदा अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के उल्लंघन में की जाती है तो संविदा अवैध होगी। अगर इस प्रकार से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे जिक्र किया गया है, अगर इस प्रकार के
मीन्स कि किसी भी प्रावधानों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो इस संविदा को क्या माना जाएगा, इस संविदा को अवैध संविदा माना जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अगर 299 क्लॉज 1 की जिक्र होती है तो वहाँ पे हम या तो प्रेसिडेंट साहब को हम लेंगे, अगर सेंट्रल लेवल का मामला होता है, अगर स्टेट लेवल का मामला होता है तो वहाँ पर हम गवर्नर साहब को क्या करेंगे, उन्हीं के नाम से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे बनाएंगे। ठीक, ये फैक्ट आपने देख लिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों। जब हम नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे केस लॉ आता है सुल्ताना, देखिए सुल्ताना सादिक बनाम, सुल्ताना सादिक बनाम संजय राज्य सुभा का मामला है जो कि 2004 का मामला है। साथियों इस टाइप के केस आपके एग्जामिनेशन में आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाता है जो 2004 से रिलेटेड होता है, 2006 से, 2008 से, 2010 से। पुरानी केस इसमें का जो लीडिंग केस है वो तो लीडिंग केस है ही है, जिसमें कि आपको देखने के लिए मिलता है लालमन शुक्ला का केस मिलता है, गौरी दत्ता का केस मिलता है, फिर उसके बाद से जो हैरिस बनाम निकर्सन का केस मिलता है। ये सारी केस आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, और इसमें इसका ये पार्ट फर्स्ट है साथियों। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है, अगर आप लोग इसको बढ़ावा देते हैं कि नहीं इस टाइप का होना चाहिए, केस लॉ पे सीरीज होना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए और भी इसके पार्ट लेकर के आऊँगा। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस बन सकते हैं उन सभी केस लॉ को मैं आपके सामने धीरे धीरे करके 2-4 सेशन में मैं रखने का पूरा प्रयास करूँगा। अब देखिए इस केस के फैक्ट में क्या कहा जाता है। 2004 राज्य सुभा 2004 के प्रकरण में धारित हुआ है कि प्रतिग्रहण अभिव्यक्त हो सकता है, मीन्स कि जिस प्रकार का भी प्रतिग्रहण हो सकता है उसको अभिव्यक्त हो सकता है, अथवा आवश्यक विवक्षा के आधार पर भी प्रतिग्रहण माना जा सकता है। जो आवश्यक प्रतिरक्षा होता है उसके भी आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिग्रहण को मान सकते हैं। ये बात बताया गया है सुल्ताना सादिक बनाम संजय राज्य सुभा 2004 के मामले में। नेक्स्ट केस लॉ की अगर हम बात करते हैं साथियों तो नेक्स्ट जो केस लॉ है हमारा 6 नंबर का, इस केस लॉ में कहा जा रहा है भगवती प्रसाद पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का ये मामला है। इस मामले में देखिए क्या हुआ था साथियों। अब इन केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखिए। जब सर्कमस्टांसेस को आप देखेंगे तो आपको और भी ये चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अब देखिए कह रहा है कि के प्रकरण में रेलवे को माल सौंपा गया था, मीन्स कि इस प्रकरण में रेलवे को, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी चलाती है जो मालगाड़ी होती है, रेलवे को यहाँ पे क्या दिया गया था, माल सौंपा गया था जिसको रेलवे ने परिदत्त नहीं किया। रेलवे को दे दिया गया था कि आपको क्या करना है, ले जा करके डिलीवरी करना है, लेकिन रेलवे के द्वारा किसी भी प्रकार का डिलीवरी नहीं किया गया। माल सौंपने वाले व्यक्ति ने परिदत्त किए गए माल के मूल्य का दावा किया, रेलवे ने उसके दावे के भाग को स्वीकार किया और इसके लिए उसे 2 चेक दे दिया। किसने 2 चेक दे दिया, रेलवे के द्वारा 2 चेक उसको प्रोवाइड कर दिया गया, इसलिए कंपनसेशन एज ए कंपनसेशन के रूप में उसको रेलवे के द्वारा 2 चेक प्रोवाइड कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया कि चेक रखने अथवा इसका भुगतान प्राप्त पर इसे स्वतः संपूर्ण दावे का भुगतान माना जाएगा। मीन्स कि इनके द्वारा जो केस किया गया था, किसके द्वारा, भगवती प्रसाद पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का जो मामला है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर इनके द्वारा किसी भी प्रकार का केस किया जा रहा है तो माना जाएगा कि इन्होंने जब चेक को एक्सेप्ट कर लिया तो माना जाएगा इन्होंने क्या किया, जितना भी इनका संपूर्ण दावा था उस दावे को इन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। मीन्स कि आप रेलवे कंपनी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर रहे थे, उस केस को इन्होंने क्या कर दिया, ये माना जाएगा कि उन्होंने इस केस को विड्रॉ कर लिया है। ये इस केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, केस नंबर 7 में, जिसमें बात करते हैं लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता का मामला है जो कि 1913 का है, मीन्स कि 1913 का मामला है, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता। साथियों ये भी केस आप लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलता है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता का मामला। साथियों इस केस का फैक्ट को देखिए, फैक्ट में क्या कर रहा है, एक प्रस्ताव को स्वीकृति हुआ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि स्वीकृति करने वाला व्यक्ति के संज्ञान में नहीं आ जाता। मीन्स कि जो जिन्होंने स्वीकृति किया है उसके संज्ञान में ये बातें नहीं आ जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तब तक नहीं माना जाता है कि किसी भी चीज़ का हमने क्या कर दिया है, स्वीकृति कर दिया है। ये बात बताया जाता है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता के मामले में। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों, जो हमारे पास नेक्स्ट केस लॉ है वो है भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी का मामला है। अब देखिए साथियों इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में कहा गया था कि वाद में, मीन्स कि जो ये अभिनिर्धारित वाद किया गया था, वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि टेलीफोन अथवा टेलेक्स की स्थिति में
डाक या तार द्वारा प्रतिग्रहण की संसूचना देने के नियम लागू नहीं होते हैं, बल्कि सामान्य नियम लागू होते हैं कि प्रतिग्रहण की सूचना तभी पूर्ण होगी जब प्रस्थापक को प्राप्त हो। अगर किसी भी प्रकार की सूचना अगर प्रस्थापक को प्राप्त हो जाता है तभी माना जाएगा कि आपने क्या किया, उस सूचना को अच्छे तरह से प्रेषित कर दिया है, उस सूचना को आपने अच्छे तरह से प्रोवाइड कर दिया गया। और आगे देखिए क्या कर रहा है, कहा जाती है और संविदा उस स्थान पर होती है जहां पर प्रस्थापक प्रतिग्रहण की संसूचना प्राप्त करता है। जहां पे उस सूचना को प्राप्त करता है वहीं पे उसको क्या माना जाएगा, वहीं पे उसको प्रतिग्रहित माना जाएगा। इसी के बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों। केस लॉ नंबर हमारा जो 9 है। साथियों यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको कम से कम केस लॉ से अवगत करा दूं कि आप एग्जामिनेशन में अगर बैठे हैं, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आपको ये केस लॉ हेल्प करता है। क्योंकि अब आप देखते होंगे कि मैच द कॉलम के लिए आपके पास केस लॉ दे दिया जाता है और केस लॉ की क्रोनोलॉजी कभी कभी दे दी जाती है कि हाँ आप सेट करिए कि किस क्रोनोलॉजी का ये केस है। साथियों इसी के साथ अगर आप एलएलएम एंट्रेंस देना चाहते हैं तो एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये रेलिवेंट पॉइंट होता है। इसी टाइप के केस लॉ आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट देना चाहते हैं जो कि एलएलएम के लिए हो रहा है, उसमें भी आपका ये केस लॉ बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कहीं ना कहीं इसको आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले को अगर हम देखना चाहते हैं तो कहा जा रहा है, इसमें शॉर्टकट में मैं बता देता हूं, प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ की गई संविदा पूर्णतः शून्य होती है। मीन्स की वाइड एब इनिशियो होती है। साथियों अगर किसी भी अवयस्क के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो क्या होगा, वो शुरुआत से ही शून्य होगा, वाइड एब इनिशियो होगा और इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। मीन्स कि अगर आपने अवयस्क के साथ किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। नहीं मीन्स नो नहीं कराया जा सकता। इस बात को आपको लर्न करके रखना है। और ये किस केस में कहा गया, तो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में ये बात कही गई है। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों, हैरिस बनाम निकर्सन जो कि 1873 का मामला था। इस मामले में देखिए क्या हुआ था, नीलामी का विज्ञापन मात्र ही एक प्रस्ताव का आमंत्रण हो जाता है। अगर हमने नीलामी के लिए विज्ञापन, हमने एडवर्टाइजमेंट हमने दे दिया पेपर में, तो ये क्या हो जाता है, इसी को इन्विटेशन टू ऑफर कहा जाता है। साथियों आप देखिए जब आप दुकान पर जाते हैं, दुकान में कैटलॉग लगा होता है, अगर आपने कैटलॉग को क्या कर लिया, पढ़ा, उसके बाद से कैटलॉग को ही हम लोग क्या मानते हैं, इनविटेशन टू ऑफर उसको मानते हैं। वही बात हैरिस बनाम निकर्सन 1873 के मामले में ये बात बता दी गई है। नेक्स्ट केस लॉ के बारे में हम बात करते हैं साथियों, जो कि है पावेल बनाम ली, जो कि 1908 का मामला है और इसी मामले के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इस मामले में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संसूचना केवल प्राधिकृत व्यक्ति से ही प्राप्त की जानी चाहिए। मीन्स की जो अथॉरिटी है, अगर हम किसी भी प्रकार का सूचना लेते हैं तो हम लोग कहा जाता है ना कि हम लोगों को ऑफिशियल ये सूचना मिली है। मीन्स की ऑफिशियल का मतलब है जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसी के द्वारा ये हमको सूचना मिला है, इसे उस व्यक्ति द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जिसे प्रतिग्रहण करने का प्राधिकार है। उसी व्यक्ति के द्वारा इसको सूचित किया जाना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अथॉरिटी है कि हाँ उसको पता है कि हाँ मेन एग्जामिनेशन कब कराया जाएगा, इंटरव्यू कब कराया जाएगा, तो वो उसी के पास सूचना है और वो अगर प्रकाशित करता है तो क्या माना जाएगा कि उसने जो सूचना दिया है वो सही सूचना दिया है। अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा संसूचना विधि के दृष्टि में कोई सूचना नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं कि नहीं आप लोगों का एग्जामिनेशन इस तारीख को होगा, आप लोग का इंटरव्यू इस तारीख को होगा, आप लोग का सिलेक्शन इस तारीख को होगा और ज्वाइनिंग लेटर इस तारीख को आएगा, तो इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है। लेकिन यही लोक सेवा आयोग कह दे रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कह दे रहा है कि नहीं आपकी नियुक्ति इस तारीख को होगी, इस जिले में होगी, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रेलिवेंट मानेंगे। लेकिन मेरे कहे हुए बात को आप रेलिवेंट नहीं मानेंगे क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है साथियों, एक अथॉरिटी है। ये बात पावेल बनाम ली 1908 के मामले में ये बात बता दी गई थी। नेक्स्ट केस लॉ की बात हम करते हैं साथियों। यहाँ पे नेक्स्ट केस लॉ आता है भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी का मामला आता है। इस मामले में देखिए साथियों क्या कहा गया, ऐसे मामले में जहाँ संविदा डाक संचार द्वारा की जाती है, मीन्स की संविदा को जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो डाक के द्वारा करते हैं। संविदा का स्थान वह स्थान होता है, संविदा का मीन्स की जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्लेस होता है वह प्लेस होता है जहाँ स्वीकृति पत्र भेजा जाता है। जहाँ पे हम अपना किसी भी प्रकार का स्वीकृति पत्र भेजते हैं उसी के बारे में बात करता है। तत्कालिक संचार के मामले में संविदा का स्थान वह स्थान होता है जहां स्वीकृति को सुना जाता है। मीन्स कि किसी भी प्रकार की स्वीकृति को हम सुनते हैं
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को संविदा का स्थान कहते हैं, कि मीन्स कि इसी जगह पे क्या हुआ था, संविदा को किया गया था। नेक्स्ट केस लॉ हम देखते हैं साथियों। ये केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा आपको। कौन सा केस है साथियों, तो ये जो है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रीज एंड कंपनी के मामले की बात हम करते हैं साथियों। ये केस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए के बाद में अनुमोदित किया जाता है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं चला सकता है। मीन्स कि जो संविदा से मीन्स कि हमसे रिलेटेड जो मामला नहीं है, उससे रिलेटेड अगर हम उस व्यक्ति नहीं है तो हम इस प्रकार का वाद नहीं चला सकते हैं। किंतु यहाँ पे लिखा है एक शब्द किंतु, इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं जिनमें संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद चला सकते हैं। मीन्स कि जो संविदा से परिचित नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं, वाद चला सकते हैं। पहले तो ये कहा गया है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी में कि जो अपरिचित व्यक्ति होते हैं, मीन्स कि जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं होता है, वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन किंतु यहाँ पे किंतु भी दिया है, मीन्स कि अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी उससे संबंधित नहीं है वो भी क्या कर सकता है, अपरिचित व्यक्ति भी वाद ला सकता है, मीन्स कि केस को चला सकता है। नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं साथियों यहाँ पे। तो नेक्स्ट केस लॉ में कह रहा है चिदम्बरा बनाम PS रंगा, जो कि 1965 का मामला है। इस मामले में क्या कह रहा है, प्रतिफल कुछ ऐसा होना चाहिए जो न केवल पक्षकार हो बल्कि विधि में भी कुछ मूल्य रखता हो। कुछ इस प्रकार का कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर हम प्रतिफल की बात करते हैं साथियों, कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो ये कंसिडरेशन हमको डिफाइन कहाँ किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो साथियों सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज डी में हमको कंसिडरेशन के बारे में बताया जा रहा है और उसी कंसिडरेशन से रिलेटेड हमारा चिदम्बरा बनाम PS रंगा 1965 का मामला है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं साथियों, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का मामला है, जो कि 1880 का मामला है। और इसमें क्या हुआ था, इसके हम फैक्ट को एनालिसिस करेंगे। देखिए साथियों, इसके फैक्ट में कह रहा है यदि कार्य वचनदाता की वांछना पर किया गया है, मीन्स कि किसी के रिक्वेस्ट पर अगर किसी भी प्रकार का कार्य किया जाता है जो यह वैध प्रतिफल का सृजन करेगा, जहां पे हमको एक वैलिड कंसिडरेशन मिलेगा। जो कंसिडरेशन मिलेगा जो कि सेक्शन नंबर 2D के अकॉर्डिंग हमको कंसिडरेशन मिलेगा, वो कैसा कंसिडरेशन होना चाहिए साथियों, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। यदि कार्य वचनदाता की वांछा पर नहीं किया गया है तो वहां पर वैध प्रतिफल नहीं होगा। मीन्स कि ये जो दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का मामला है साथियों, इसमें कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इस प्रकार के थे कि वहाँ के कलेक्टर साहब ने किसी ठेकेदार से कहा था कि आपको दुकान बनवाना है और दुकान बनवा करके क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स तैयार कराना है और कॉम्प्लेक्स तैयार करा करके आप हमको दे दीजिए, मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको जिसको अलॉट करना होगा करूँगा। उसी से रिलेटेड ये मामला है जिसको हम लोग दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव 1880 का मामला कहते हैं। जो इसके फैक्ट थे वो फैक्ट जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है, जो आपको समझना होता है, ये फैक्ट मैंने यहाँ पे रीड आउट कर दिया, आपको दिखा दिया। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों, डेयरी बनाम पिक के मामले में। अब देखिए इस मामले में क्या कहा गया, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि कपट तब होगा, कपट कब होगा, कपट तब होगा जब दुर्व्यपदेशन की बात आती है, जानबूझकर अथवा उसकी सत्यता में विश्वास किए बिना अथवा लापरवाही से सत्य तथा झूठ मालूम करने का प्रयास किए बिना किया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग दुर्व्यपदेशन कहते हैं। और दुर्व्यपदेशन हमको देखने के लिए मिलता है जब साथियों हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 15 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं, 17 पढ़ते हैं, 18 पढ़ते हैं, 19 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्सन, ये सभी चीज़ हमको देखने के लिए वहाँ पे मिलती है। तो साथियों आप देख लीजिए डेयरी बनाम पिक के मामले में क्या बात बताई जा रही थी। तो साथियों इस प्रकार से जो भी हमने केस लॉ लिख करके लाया था वो सभी केस लॉ को मैंने एज यूजुअल आपके सामने रख दिया। अब साथियों अब आप लोगों को डिसाइड करना है वीडियो को वॉच करके कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है साथियों तो प्लीज़ आप हमें पॉजिटिवली कमेंट करके बताएं। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएं कि नहीं इस प्रकार का सेशन नहीं होना चाहिए। क्या जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्या वो फैक्ट तो कम नहीं बता रहा हूँ, या आपके एग्जामिनेशन से ज़्यादा तो वो फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। जो भी आपका क्वायरीज हो, जो भी आपका सजेशन हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए आदमी हैं, हमें भी थोड़ा सा प्रमोट करें। आप ही लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ये आपको काम करना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।